कैसे हो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक है उससे। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल ये सब लेके टेबल पे रेडी हो जाइए। तो पूरा साल हम लोग इस बुक को कवर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम लोग सेबा बोर्ड जो है उसका जो भी बुक आता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब क्या है, जो हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ लिया है इसको करते। तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप लोग क्या करेंगे, अपना कॉपी निकालेंगे एंड कॉपी निकालने के बाद हेडिंग ऊपर लिखेंगे R1। ठीक है, एक्सरसाइज R1। तो हम लोग कौन सा एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग R1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो R1 का जो क्वेश्चन है वो अपने कॉपी में आप लोग लिखेंगे और मैं इधर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन में, ये हमें पता करना है। लेकिन इसके पहले हमें समझना पड़ेगा प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन अगर मैं इधर लिखूं, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन अगर मान लो मेरे पास A:B है। ठीक है, A:B है और मेरे पास है C:D। A:B का जो वैल्यू आता है, यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखा, और C:D का जो वैल्यू आता है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होता है, फिर से सुनो, A:B एक रेशियो है, C:D दूसरा रेशियो है, इन दोनों रेशियोज का जो वैल्यू है वो अगर इक्वल आता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि A:B इज इन प्रोपोर्शन विथ C:D। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग डॉट लेके लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A/B इक्वल्स टू C/D। ठीक है, अच्छा, इसको मैं अगर और एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AD, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, A/D हो जाएगा और B/C हो जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि AD इक्वल्स टू BC। व्हेन टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन देन इनका कंडीशन क्या बनता है, A/D इक्वल्स टू B/C। ठीक है, या फिर इसको हम लोग एक और चीज से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस। एक्सट्रीमिस का मतलब क्या है, जो लास्ट में आता है। तो यहाँ पे ए लास्ट एंड फास्ट, मतलब शुरुआत और लास्ट में, एक्सट्रीम पोजीशन पे A और D ये दोनों लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट में, तो इनको क्या कहा गया, एक्सट्रीमिस। और ये दोनों C एंड D बीच में, तो इनको क्या कहा गया, मीडियन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि हमें बताना है कौन सा रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, पूछा है कि रेशियोज कौन सा प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन में कब होगा, जब रेशियोज इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, 12:21 एंड 32:56। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12/21, 12/21 को कैंसिल करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, कितना आया, 4/7। इसके बाद 32:56, 32:56, इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 8 4 टाइम्स एंड 8 8 64 हो जाता है, 8 7 56, कितना आया, 4/7। तो दोनों रेशियोज का वैल्यू देखो सेम आया, आया कि नहीं आया। तो दोनों रेशियोज का वैल्यू अगर सेम आता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है। देयरफॉर 12:21 इज इन प्रोपोर्शन, या फिर इसको एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 12:21 इज इक्वल टू 32:56, देयरफॉर 12:21 एंड 32:56 आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बी हम लोग करें तो कैसे होगा, बी में देखो क्या है,
18:30 एंड 14:21। ठीक है, 18:30 एंड 14:21। इसको भी सेम इसी तरह करना पड़ेगा। 18/30, तो इसको 6 3 टाइम्स 6 5 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना आया 3/5। एंड नेक्स्ट 14/21, 7 2 टाइम्स 7 3 टाइम्स, इसका वैल्यू कितना आया 2/3। क्या ये दोनों वैल्यूज 3/5 एंड 2/3 सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, सिंस 18/30 is not equals to 14/21, so 18:30 and 14:21 are not in proportion। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। तो सी में देखो क्या गिवन है, 22:33 एंड 33:24। तो इसको कैसे करेंगे, 22/33, 11 2 टाइम्स 11 3 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना आता है 2/3। एंड नेक्स्ट वन इज 33/24, तो 3 से इसको 11 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं और इसको 8 टाइम्स, तो 11/8। तो आप लोग देख के बताओ कि 2/3 और 11/8 ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस 22:33 is not equals to 33:24, therefore 22:33 and 33:24 are not in proportion। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट करते डी। डी क्वेश्चन में क्या गिवन है, 24:28 एंड 20:25। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप लोग ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा जो सोल्यूशन है उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे 24/28, तो इसको कैसे कैंसिल करना है, 4 से 4 6 टाइम्स एंड 4 7 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 6/7। 6/7 को क्या और कैंसिल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 20/25, इसको अगर मैं कैंसिल करूं 5 से, तो ये 5 4 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना आता है 4/5। तो आप लोग देख के बताओ 6/7 और 4/5 क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं, दे आर नॉट सेम। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस 24:28 is not equals to 20:25, therefore 24:28 and 20:25 are not in proportion। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में which of the following sets of numbers are in proportion। तो फिर से हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर प्रोपोर्शन पे है या नहीं है। ठीक है, तो रोमन नंबर 1 क्या है, 2,6,6,8। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है उसके लिए हम लोगों ने पहले देखा है कि A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस। तो आप लोग यहाँ पे देख के बताओ कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज कौन सा है, 2 और 8 ये दोनों एंड्स में, तो ये दोनों एक्सट्रीमिज हो गया, एंड 6 एंड 6 क्या हो गया, ये मिडिल में बीच में, तो ये क्या हो गया मीडियंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8। 2 इंटू 8 कितना होता है, 2 8 जा 16, और प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस क्या होता है 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36। तो देख के बताओ क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो मैं लिखूंगा सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिज इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस। ठीक है, therefore 2,6,6,8 are not in proportion। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में क्या है देखो, 10 20 30 एंड 60। 10 20 30 एंड 60, इसको भी सेम ही करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिज। तो एक्सट्रीमिज कौन सा है 10 एंड 60।
तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 10 इंटू 60। 10 इंटू 60 कितना होता है 600, और 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 कितना होता है, ये भी होता है 600। तो मुझे यहाँ पे मिल गया 600 और 600, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चारों नंबर्स क्या है, दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस, therefore 10, 20, 30, 65 are in proportion। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोमन नंबर 3। तो रोमन नंबर 3 में क्या गिवन है देखो, P क्यू P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस, ये दोनों एक्सट्रीमिस है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं P इंटू क्यू स्क्वायर। तो P इंटू क्यू स्क्वायर कितना आता है, P क्यू स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस, तो P क्यू इंटू P स्क्वायर क्यू। तो ध्यान रखना P क्यू इंटू P स्क्वायर क्यू। तो यहाँ पे एक P है और यहाँ पे 2 P है, तो मेरे पास अब कितना P हो जाएगा, 3 P, बीच में मल्टीप्लाई सिंबल है। ठीक है, और यहाँ पे एक Q और एक Q, तो कितना हो गया क्यू स्क्वायर। क्या देख के बताओ, P क्यू स्क्वायर और P क्यूब क्यू स्क्वायर ये दोनों इक्वल है, नहीं, दे आर नॉट इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस, therefore P क्यू P स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में क्या गिवन है देखो, 6, 20, 4 एंड 30। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस, 6 एंड 30 आर एक्सट्रीमिस, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं। 6 3 जा कितना होता है 180, और ये 20 इंटू 4 कितना होता है 80, 4 इंटू 2 8 होता है, और 0 80। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, नहीं, दे आर नॉट इक्वल। तो मैं लिखूंगा सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो देयरफॉर 6, 20, 4, 30 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल A equals to pi r square if A increases then r dash if r decreases A dash। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स समझना पड़ेगा। वन इज डायरेक्टली proportional and another one is inversely proportional। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। शायद आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को पहली बार सुन रहे तो अजीब लग सकता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप सब लोगों के पास है। कैसे, चलो इसको समझते हैं। तो मान लो तुम मार्केट में गए हो, ठीक है, क्या खरीदने के लिए, चलो अभी ईद गया है, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए क्लॉथ्स। ठीक है, क्लॉथ्स। तो एक जनरल एजम्पशन है, एग्जैक्टली तो क्लॉथ्स का प्राइस एंड ऑल ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल एजम्पशन है कि तुमने 5 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स खरीदा। तुमने कितना पीसेस ऑफ क्लॉथ्स खरीदा, 5, मतलब तुमने शर्ट 5 खरीदा या फिर पैंट 5 खरीदा, ऐसे कुछ है। ठीक है, तुमने 5 पीसेस ऑफ क्लॉथ खरीदा। एक एक क्लॉथ का कॉस्ट है ₹1000।
एक एक क्लॉथ का या फिर एक एक शर्ट का प्राइस है ₹1000। तो इधर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, हिसाब करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5000। ठीक है। अच्छा, मान लो तुम्हारे भाई ने क्या खरीदा, 4 पीसेस ऑफ या फिर 4 शर्ट खरीदा। उसका भी जो शर्ट का प्राइस है पर शर्ट कितना है, 1000। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ₹4000। ठीक है। ऐसा तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस तुम लोगों ने किया होगा। तो इसमें एक चीज नोटिस करने लायक है कि मेरा ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो 5 पीसेस है और ये 4 पीसेस है, ये बेसिकली क्वांटिटी है। क्वांटिटी इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। अगर क्वांटिटी कम हो रहा है तो इधर ये जो टोटल वैल्यू है ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। ये क्वांटिटी ये चेंज हो रहा है, ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके साथ ये भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। मान लो तुम्हारे कोई एक फ्रेंड है जिसने 6 पीसेस या फिर 6 शर्ट्स खरीद लिया और उसका भी शर्ट का कॉस्ट कितना है, ₹1000। तो इधर कितना आ जाएगा, 6000। तो यहाँ पे एक चीज फिर से नोटिस करने लायक है कि तुम्हारा जो क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। इससे एक चीज हमें ये समझ में आया कि ये जो क्वांटिटी है इधर, ये अगर कम होता है, ये क्या होता है, कम होता है, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है या फिर टोटल अमाउंट है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। साथ में यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट जो सिचुएशन मैंने लिखा, इसमें तुम्हारा जो क्वांटिटी वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो कॉस्ट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे एक चीज हमें ये सीखने को मिला है कि ये दोनों डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये क्वांटिटी अगर गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है x और दूसरा क्वांटिटी है y। अगर x बढ़ेगा, x का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मेरा x का वैल्यू कम हो रहा है और y का वैल्यू क्या होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका सिंबल कैसे होता है, कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और ये कब लिखते हैं, जब x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, जब x कम होता है तो y भी कम होता है, या फिर y बढ़ रहा है तो x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है तो x कम हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है और उसके साथ में उसका डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बढ़ता है या फिर डिक्रीज होता है, तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी x और x अगर डिक्रीज हो रहा है, x अगर डिक्रीज हो रहा है और अगर ये y का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ये दोनों उल्टा चलता है, एक बढ़ जाता है तो दूसरा कम, या फिर दूसरा कम तो एक बढ़ जाता है। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कैसे दिखाते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। सिंबल सेम रहता है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर में चला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो फॉर्मूला सब लोग को याद है, याद नहीं। If A increases, then R dash. If R decreases, A dash. इसको कैसे करना है, चलो एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। ठीक है। A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिया। ठीक है। तो A का वैल्यू कितना होगा बताओ, a equals to pi into 1 square। पाई को रहने देते हैं बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना आता है, 3.14। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू पाई, तो ये 1 पाई या फिर पाई लिख सकते हैं। आर का वैल्यू 2 है। ठीक है। तो पाई इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 4, तो यहाँ पे 4 पाई हो गया। उसके बाद आर का वैल्यू कितना है, 3, तो ए का वैल्यू कितना है, पाई इंटू 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 9 पाई। तो एक चीज नोटिस करने को मिल रहा है तुम लोगों को, आर क्या हो रहा है,
कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और इसके साथ क्या हो रहा है, ए जो है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर या फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि इफ ए इंक्रीजेस देन आर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर इंक्रीजेस। ठीक है, अगर ए बढ़ता है तो जैसे यहाँ पे देखो ना, ए बढ़ रहा है तो आर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफ आर डिक्रीजेस, तो यहाँ पे डिक्रीजेस का चलो एक एग्जांपल लेते, आर इक्वल्स टू 0.5, 0.5 1 से तो छोटा है, तो ए का वैल्यू कितना होता है, पाई इंटू 0.5 होल स्क्वायर। 0.5 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 0.25 ए, 0.25 ए। इधर 1 है था, इधर कितना आ गया 0.25। तो अगर आर डिक्रीजेस देन ए ऑल्सो डिक्रीजेस। यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे इफ आर डिक्रीजेस देन ए ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 2, ये एक टेबल गिवन है जो मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। तो क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस डी एंड टाइम टी ऑफ ए मूविंग कार इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक रिलेशन है टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक मूविंग कार का, कि एक कार मूव हो रहा है, पहले 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड में उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर मान सकते हैं। सेकेंड मिनट में उसने 8 मीटर कवर किया, फिर थर्ड मिनट में उसने कितना मीटर कवर किया, 12 मीटर कवर किया। ऐसे एक रिलेशन गिवन है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। रोमन नंबर 1, टी एंड डी वेरीज। तो आप लोग एक चीज़ देख के बताओ, ऑब्जर्व करके, कि टाइम 1 है तो डिस्टेंस 4 है, उसके बाद टाइम 2 है तो डिस्टेंस 8 है। तो कंटिन्यूअसली इस टेबल को अगर ऑब्जर्व करोगे तो टाइम बढ़ रहा है और साथ में इसका जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टी एंड डी वेरीज डायरेक्टली होगा कि इन्वर्सली होगा, डायरेक्टली होगा। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 2 में क्या है देखो, इफ t इक्वल्स टू 6 देन d इक्वल्स टू, t अगर 6 है, जैसे t यहाँ पे 6 है तो d निकालना है। तो आप लोग तो देख के बता सकते हो कि यहाँ पे कितना होगा 24, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन होता है, चलो वो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा t एंड d वेरीज डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना पड़ेगा कि जब भी ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाते तो हम लोग एक यहाँ पे k लिखते, एंड दैट k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो इसको लिखना ही पड़ता है क्योंकि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल है इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। इसको सॉल्व करने के लिए ये इसको हटाना पड़ता है और हटाने के बाद ये k आता है। ठीक है, तो एक वैल्यू में लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 2,8। तो फॉर t इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 8, तो जब मेरा t 2 है और d 8 है तो पुट करूँगा, तो 2/8 इक्वल्स टू k। तो k का वैल्यू कितना आ गया 1/4। तो ये जो रिलेशन था t इक्वल्स टू k d, अब क्या बन गया 1/4 इंटू डी। ये रिलेशन क्या हो गया, t इक्वल्स टू 1/4 इंटू डी। अब मेरे पास t है 6, मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, t 6 है मेरे पास, 6 इक्वल्स टू 1/4 इंटू डी। तो ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 इक्वल्स टू डी। तो 6 4 जा कितना होता है 24 इक्वल्स टू डी। तो d का वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ही दिक्कत आ रहा होगा कि ये मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऐसा सिंबल था उसको हटा के मैंने क्या लिख दिया। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल जब भी हटाते तब हम लोग एक k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते। ठीक है, उसके बाद उसका वैल्यू निकालना पड़ता है और ये जो रिलेशन आता है इसको रख के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 पे क्या है देखो, इफ़ d इक्वल्स टू 28 देन t इक्वल्स टू, d 28 है तो t कितना होगा
चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो D28 है, तो T इक्वल्स टू 1/4 इंटू 28। 4 से इसको कितना टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं? 7 टाइम्स। तो T का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा T इक्वल्स टू 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में क्या है? इफ़ D इक्वल्स टू 36 देन T इक्वल्स टू, अगर D 36 है तो T कितना है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। T इक्वल्स टू 1/4 D, तो 1/4 इंटू डी का वैल्यू है 36, तो 4 हाउ मैनी टाइम्स 36 होता है? 4 9 टाइम्स। तो T का वैल्यू कितना आ गया? 9। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ और क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो ये याद रखना है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाना है तो तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वो के हो सकता है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, और उसके बाद उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का क्या निकालना है? हमें वैल्यू निकालना है। निकालने के बाद एक जो रिलेशन आएगा उसको यूज़ करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड P इक्वल्स टू 6 देन Q इक्वल्स टू 30। नाउ इफ P इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। ये एक MCQ क्वेश्चन है, लेकिन MCQ क्वेश्चन तो इसका सोल्यूशन ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लोगों को सोल्यूशन इसका अच्छे से डिटेल्ड वे में कि इसका सोल्यूशन कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या गिवन है देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा गिवन P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अच्छा, P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाना है तो क्या कर सकते हैं? P इज इक्वल्स टू KQ। ठीक है, और K क्या है? K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या चीज़ गिवन है? P का वैल्यू 6 है और Q का वैल्यू 30 है। तो इसमें मैं पुट करता हूँ, P का वैल्यू 6 है इंटू Q के जगह पे मैंने 30 पुट किया, तो 6/30 इक्वल्स टू K। 1 टाइम्स 5 टाइम्स 6 से मैंने कैंसिल किया। K का वैल्यू कितना आ गया? 1/5। अभी मैं इस K का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करूँगा। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू 1/5 Q। तो इसको मेरा सेकंड इक्वेशन में दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन क्या आ गया? P इक्वल्स टू 1/5 Q। अब मुझसे ये पूछा है कि इफ़ P इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q। अगर इफ़ P इज इक्वल्स टू 2 देन Q का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो मुझे तो पता है कि P का वैल्यू 2 है तो Q कितना आएगा, तो मैं इधर इसको पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, P के जगह पे 2 1/5 इंटू Q। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू Q। तो 5 टू जा कितना होता है? 10 इक्वल्स टू Q। तो Q का वैल्यू कितना है? 10। कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसी तरह से इसको करते हैं। इसका सोल्यूशन ज़रूरी नहीं होता, अगर MCQ क्वेश्चन में आता है तो इसका सोल्यूशन ज़रूरी नहीं होता, आप लोग इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसको आपको ऐसे इस फॉर्मेट में करना होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ y इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज। तो हमें y का वैल्यू यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस गिवन है, वहाँ पे y का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले इस टेबल को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 32। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 16। तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया कि x का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 आ गया तो 4 आ गया तो 8 का वैल्यू कितना हो रहा है? y का वैल्यू कितना हो रहा है? 8। तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के रिलेशन का हम लोगों के पास हमें पता है x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है? तो ये K इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, और K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो मैं ये वाला वैल्यू फॉर एग्जांपल लेता हूँ अब 2 और 6 फॉर
x इक्वल टू 2, वाई इक्वल्स टू कितना आता है 16। तो इधर 2 लिया के 1/16, ये 16 नीचे है तो इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 16 इक्वल्स टू के का वैल्यू कितना हो गया 32। तो अब ये जो रिलेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 32 इंटू 1/y। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि x का वैल्यू जब 8 है तो y का वैल्यू क्या है वो निकालना है। चलो पुट करते हैं, फॉर x इक्वल टू 8, तो x के जगह पे 8 और इधर 32 इंटू 1/y, तो ये y ऊपर आ जाएगा और ये 32/8। तो आप सब लोगों को पता है 32 को 8 से कितना टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो y का वैल्यू कितना आ गया y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4। तो इसी के साथ ये जो हमारा रिवीजन R1 एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को मंडे एंड थर्सडे 6 बजे क्लास 10 का जो वीडियो है, क्लास 10 का जो मैथ्स का कोर्स जो है वो वीडियो हमेशा लाइव हो जाएगा। आप लोग 6 बजे आना मंडे को एंड थर्सडे को। याद रखना हमारा जो क्लास है वो कब होगा, मंडे एंड थर्सडे एट 6 PM। और ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा, आप लोगों को 6 बजे मिल जाएगा शार्प। तो आप लोग अपना जो भी काम काज है उसको साइड में रख के 6 बजे मैथ्स पढ़ने लग जाना है। ठीक है, और मैथ्स को पढ़ने का जो तरीका है आप लोगों को मालूम ही होगा कि साथ में कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, पेन पेंसिल जितना भी है। और ये इम्पोर्टेंट है कि चेयर टेबल में बैठ के पढ़ना है, ऐसे ही बेड में लेट के नहीं पढ़ना है। तो आई होप आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।